वेलकम टू SKM इंस्टीट्यूट। नए सत्र के लिए इग्नू के सॉल्व असाइनमेंट अवेलेबल है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं सॉल्व असाइनमेंट्स के लिए, या आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, चैट लिंक है, आप वहां से डायरेक्ट चैट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी का लिंक भी है। IAS फाउंडेशन प्रोग्राम के तहत जो इग्नू के स्टूडेंट्स हैं, BA विषय से संबंधित जो क्लासेस लिया गया था टीचमेंट ऐप पर, उन क्लासेस को मैं एडिट करके 1 बाय 1 यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूं, ताकि जो अदर स्टूडेंट्स हैं इग्नू के, वे इसका फ़ायदा ले सकें। कुछ स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि UPSC IAS PCS क्या है। मुख्य रूप से यह परीक्षा आर्ट्स के विषयों पर आधारित है। उन्हें स्कूल और कॉलेज के समय में ही इस परीक्षा की तैयारी धीरे धीरे शुरू कर देनी चाहिए। इस परीक्षा के लिए मैंने एक फ्री सेल्फ स्टडी और मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसके अलावा मेरे 3 पेड कोर्सेस हैं। मेरे ये ऑनलाइन कोर्सेस हैं जिसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं नेक्स्ट बैच के लिए। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था। बाकी के क्वेश्चन जो है इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन है, क्षेत्रों की प्रकृति पर एक लेख लिखें। तो ये बेसिकली इसका जो आंसर है कि क्षेत्रों को वर्गीकृत करने के कई तरीके हैं। उनमें से एक तरीका यह है कि क्षेत्रों को केंद्रीय क्षेत्र या अपेक्षाकृत अलग अलग क्षेत्रों में वर्गीकृत कर दिया जाए। तो बेसिकली ये केवल इस तरह के इस पॉइंट से ही केवल इतना समझा जा सकता है कि प्राचीन समय में कुछ जगह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, लेकिन कुछ जगह उतने महत्वपूर्ण नहीं थे। तो कुछ जगह महत्वपूर्ण क्यों बन गए? क्योंकि वे जगह हैं जहाँ पर व्यापार और धन संपदा ज़्यादा, जहाँ व्यापार होगा वहाँ पर जो इनकम है वो लोगों की ज़्यादा होगी। रहन सहन का जो तरीका है वो एक लेवल पर सेट हो जाएगा। मतलब उनका जो रहन सहन का तरीका, जो जीवन जीने की शैली है, उसमें थोड़ा एक अपग्रेड होगा। ठीक है। तो इस तरह से 2 तरह के क्षेत्रों की प्रकृति देखने को मिली है। पहले तो यह कि कुछ क्षेत्र जहाँ पर व्यापार अधिक होते थे और उस व्यापार अधिक होने के कई कारण थे, तो उन्हें केंद्रीय क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया। और बाकी जो क्षेत्र थे, कुछ क्षेत्र जो अलग थलग पड़े रहे। ठीक है। तो ये इस तरह के 2 प्रकार के क्षेत्रों की प्रकृति इसमें देखने को मिलती है। तो भारतीय इतिहास में काफ़ी पहले ही कुछ क्षेत्र शक्ति के चिरस्थायी केंद्र बन गए थे। इन क्षेत्रों में निरंतर शक्तिशाली राज्य बनते रहे, परंतु इसके विपरीत कुछ क्षेत्र इतने शक्तिशाली नहीं हो पाए थे। ठीक है। अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया था इसी को ये उसी सेंस में बात कर रहा है। स्थायी केंद्रीय क्षेत्र जैसे कि गंगा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा तथा कावेरी जैसी मुख्य नदी घाटियों के क्षेत्रों, और इन क्षेत्रों में मानवीय बस्तियां अधिक संख्या में पाई जाती थी। ऑब्वियसली जहाँ पे पानी जो भी सभ्यताएं बसी हैं वो नदी के पास ही, आसपास ही बसाई गई हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी उपलब्ध रहता है। तो इस वजह से जो है वहाँ पे जो सिंचाई वगैरह भी हो सकता है। पानी के लिए काफ़ी दूर नहीं जाना होगा। ठीक। और यहाँ पर संसाधनों की उपलब्धता भी अधिक थी, इसलिए व्यापार और संचार की सुविधा यहाँ पर अधिक था। इस कारण से इसका महत्व बढ़ गया और यह केंद्रीय क्षेत्र के रूप में स्थापित हो गए। जबकि मध्य भारत में अपेक्षाकृत अलग थलग क्षेत्र जैसे कि झीलों का देश, बस्तर एवं राजमहल की पहाड़ियाँ, बस्तियों की संरचना, कृषि के इतिहास, सामाजिक संगठन तथा राज्य प्रणाली की दृष्टि से केंद्रीय क्षेत्रों से भिन्न थे और वे इतने शक्तिशाली या संपन्न नहीं थे। तो यहाँ पे 2 प्रकार के क्षेत्रों की प्रकृति के बारे में बताया गया है। पहला तो वो जो नदियों किनारे थी, जैसे कि गंगा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। तो यहाँ पे जो क्षेत्र जो थे, यहाँ पे जो बस्तियाँ पाई गई थी, बस्ती थी, वो केंद्रीय शक्ति के रूप में उभर गए, क्योंकि यहाँ पे व्यापार वगैरह अच्छे से होता था और ये जो है जगह कह सकते हैं कि यहाँ पे संसाधनों की उपलब्धता अधिक थी। कुछ ऐसे क्षेत्र थे जैसे कि झीलों का देश और
बस्तर एवं राजमहल की पहाड़ियों के आसपास जो बस्तियां जो थी, उनकी जो संरचना थी, जो कृषि का इतिहास है और जो सामाजिक संगठन था और राज्य की प्रणाली थी, वो कमतर थी। उन शक्तिशाली या केंद्रीय क्षेत्रों के नज़रिए से देखा जाए तो ये थोड़ा सा ये डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट इनका जो पॉलिटिकल सिस्टम था और जो सोशल संगठन था, वो जो था थोड़ा सा भिन्न थे और वे इतने शक्तिशाली या संपन्न नहीं थे। तो ये हमने डिस्कस किया क्षेत्रों की प्रकृति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेद क्या है? चारों वेदों पर संक्षेप में चर्चा कीजिए। भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पहला साहित्यिक वैदिक साहित्य है। सबसे पहला साहित्य क्या है? वैदिक साहित्य है। और वेद शब्द संस्कृत मूल के विद शब्द से बना है, जिसका अर्थ है जानना। तो वेद का अर्थ जानना होता है। इसका एक और अर्थ है, इसका अर्थ ज्ञान भी है। तो वेद मौखिक साहित्य के में उत्कृष्ट थे। वेद मौखिक साहित्य में उत्कृष्ट है। उन्हें पारंपरिक रूप से श्रुति या सुना या प्रकट ग्रंथों के रूप में माना जाता है। तो बेसिकली जो वेद थे, वेद जो है वो बाद में लिखे गए, लेकिन पहले यह मौखिक साहित्य के रूप में, मतलब ये श्रुति ग्रंथ के रूप में इसे जाना जाता है। ठीक है। तो जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, वे उनको यह जो वेद है वो कंठस्थ थे और उनके मुख से ही जो है परंपरा थी कि जो ऋषि मुनि गुरु हैं वे वेद का उख्यान करते थे और लोग उनको सुनते थे। तो यह मौखिक साहित्य है, बाद में इसको लिपिबद्ध कर दिया गया। तो वैदिक साहित्य मुख्य रूप से 3 रूपों में वर्गीकृत है। ठीक है। पहला है संहिता, या इसे संग्रह कहते हैं, यानी कि भजनों, प्रार्थनाओं, विसंगतियों, द्वंद्ववाद, बलिदान के सूत्र इसमें मिलेंगे। ठीक है। और वाद विवाद निम्नलिखित इसके अंदर संकलित है। दूसरा है ब्राह्मण। यह विस्तृत ग्रंथ है जिनमें धार्मिक विषय होते हैं, विशेष रूप से बलिदान और संस्कार व समारोह का व्यवहारिक या रहस्यमय महत्व है। तो ये बेसिकली क्या है, ये एक तरह से अनुष्ठान टाइप के हैं। तो ये ब्राह्मण ग्रंथ में मिलेंगे। तीसरा जो है अरण्यक और उपनिषद है। इन्हें वन ग्रंथ भी कहा जाता है और गुप्त सिद्धांत के नाम से भी नहीं जानते हैं। इसमें भगवान, संसार, मानव जाति इत्यादि पर वन पक्षियों व सन्यासियों के मतों और कथनों का विवरण है। तो इनमें प्राचीनतम दर्शन शास्त्र का भी अच्छा खासा समावेश है। ऐसा कहा जाता है कि जो उपनिषद है वह वेदों का निचोड़ है। तो 4 वैदिक संहिताएं हमें ज्ञात है। तो ऋग्वेद संहिता, यह प्रशंसा के गीतों का ज्ञान है। अथर्ववेद संहिता, यह जादुई सूत्रों का ज्ञान है। सामवेद संहिता, यह गीतों या दानों का ज्ञान है। और यजुर्वेद संहिता, यह पूजा अनुष्ठान के लिए यज्ञ सूत्रों का संकलन है। संपूर्ण वैदिक साहित्य को ईश्वर द्वारा प्रकट किया माना जाता है, इसलिए इसे पवित्र माना जाता है। ऋग्वेद भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है और इसमें 10 पुस्तकें अथवा 10 मंडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरातत्व क्या है? प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए मुख्य पुरातात्विक स्रोतों पर चर्चा कीजिए। तो बेसिकली पहले हम ये देख लेते हैं कि पुरातत्व क्या है। पुरातत्व वास्तव में विज्ञान की वह शाखा है जो अतीत को समझने के लिए भौतिक सामग्री का अध्ययन करती है। तो पीछे जो लेक्चर्स थे उसमें बताया गया भौतिक सामग्री क्या है। जो उत्खनन के पश्चात जो जमीन के नीचे से जो हमें वस्तुएं प्राप्त होती है उसे भौतिक सामग्री कहते हैं। ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन करने के लिए जैसे उस समय के उपलब्ध पुरातात्विक साक्ष्यों का अध्ययन, जैसे कि मूर्तियों, मिट्टी के बर्तनों, हड्डियों के टुकड़े, घर के अवशेष, मंदिर के अवशेष, अनाज, सिक्के, मुहरे, ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, शिलालेख आदि, यह भौतिक अवशेष हैं जिन्हें हम पुरातात्विक साक्ष्य कहते हैं। इनके अध्ययन से हमें उस समय के इतिहास के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है। तो पुनर्निर्माण के लिए मुख्य पुरातात्विक स्रोतों पर चर्चा कीजिए। तो हम बेसिकली यहाँ पे जो हमें प्राप्त होता है, जैसे सिक्के हो गए, शिलालेख हो गए, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सिक्के क्या है? उत्खनन में या मुद्रा भंडार के रूप में पाए जाते हैं।
सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। जो सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं, ठीक है, वो सिक्के किस समय काल के हैं, किस राजाओं ने उन्हें छपवाए थे, ठीक है। और तो इस तरह के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है, क्योंकि सिक्कों का अध्ययन है और सिक्के को मुद्रा कहा जाता है, क्योंकि मुद्रा के रूप में ये प्रचलित होता है। तो सिक्का एक धातु मुद्रा है और इसका एक निश्चित आकार और वजन मानक है। इस पर जारी करने वाले प्राधिकरण की मुहर लगी होती है, इस पर मुहर भी लगी होती है, ठीक है। उस सतह पर जहाँ संदेश लिखा जाता है उसे आगे का भाग और विपरीत पक्ष को उल्टा भाग कहा जाता है। सिक्कों से हमें उस समय के इतिहास को समझने और महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती है, जैसे उस समय की सामाजिक संरचना क्या थी, किस प्रकार की थी। व्यापार के संबंध में हमें काफ़ी कुछ जानकारियाँ प्राप्त होती है। सिक्कों में जो चिन्ह उत्कीर्ण किए गए हैं, जैसे कि राजाओं देवताओं के साथ तथा उनकी तिथियों और नामों का भी उल्लेख हमें मिलता है। इससे हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राचीन इतिहास के बारे में प्राप्त होती है। आगे है शिलालेखों के अध्ययन को, क्या जो शिलालेख है, शिलालेखों के अध्ययन को कहा जाता है शिलाओं के अध्ययन को कहा जाता है शिलालेख मोहरों, तांबों की प्लेटों, मंदिर की दीवारों, लकड़ी के टुकड़ों, पत्थर के खंभों, चट्टान की सतह या चित्रों पर उकेरे गए हैं, ठीक है। तो कहीं पर जो लिखा गया है कुछ उकेर करके, ठीक है, चाहे वो मंदिर की दीवारों पर है या किसी तांबे की प्लेटों पर है, ठीक है, या जो खंभे हैं उनकी चट्टानों पर लिखे गए हैं, ठीक है, उनकी सतहों पर लिखे गए हैं, तो उन्हें शिलालेख कहा जाता है। तो शिलालेख पर अंकित लिपि लगभग 2500 की हड़प्पा लिपि है, जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, ठीक है। तो ये प्राचीनतम लिपि है जो कि 2500 वर्ष पहले लिखी गई थी और इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और इससे जो सर्वप्रथम अशोक लिपि शिलालेख जो पढ़े जा चुके हैं वह अशोक द्वारा लिखे गए थे, ठीक है। अशोक के शिलालेख को पढ़ लिया गया है और इसे जो यह पढ़ा हुआ शिलालेख है वो सर्वप्रथम है, ठीक है। मतलब कि जो सबसे प्राचीनतम शिलालेख हमें प्राप्त है डेटिंग के हिसाब से वो हड़प्पा लिपि, जिसे नहीं पढ़ा गया है, लेकिन वे जो पढ़े जा चुके हैं, सबसे प्रथम शिलालेख जो पढ़ा जा गया था वह है अशोक के शिलालेख। यह शिलालेख पूरे उपमहाद्वीप में चट्टान की सतह और पत्थर के स्तंभों पर पाए गए हैं। अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मण या खरोष्ठी लिपि में ब्राह्मी या खरोष्ठी लिपि के हैं। अभिलेख राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक इतिहास का एक अच्छा स्रोत है। शिलालेखों के कई अन्य उपयोग भी हैं। उदाहरण के लिए वह मूर्तियों की तिथियों के बारे में बताते हैं, वह हमें विलुप्त होने वाले धार्मिक संप्रदायों के बारे में भी बताते हैं, क्योंकि ये सब उकेरे लिखे गए हैं, लिपिबद्ध हैं। वह हमें आजीवक पंथ, ऐतिहासिक, भूगोल, मूर्तिकला का इतिहास, कला और वास्तुकला, साहित्य और भाषाओं के इतिहास और यहाँ तक कि संगीत जैसी कला के बारे में भी जानकारी देते हैं। तो ये जो चैप्टर 1 है, ब्लॉक 1 का चैप्टर 1, इसकी कंप्लीट जो बौद्ध प्रश्न है वो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो बाकी की नेक्स्ट क्लास में हम जो सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर है, तो इन्हें कंप्लीट जो ब्लॉक 1 है उसे कंप्लीट कर देंगे। यदि आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो एटलीस्ट लाइक दीजिए, अदरवाइज़ आप कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।